इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज क्लिनिक एंड फार्मेसी लोकेटेड निकट लोधी भवन मोहन रोड बुद्धेश्वर लखनऊ। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी में एडवांस इमरजेंसी में डॉक्टर्स व राउंड द टॉप क्लास क्वालिफाइड फिजिशियन अनुभवी स्टाफ एडवांस इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज डॉक्टर अवेलेबल। उमेश कुमार MBBS जनरल फिजिशियन, उत्तम पांडे MBBS जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग एवं मेडिकल व क्लिनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी कॉन्टैक्ट नंबर 7897341700 9956569296 7897341700 9956569296। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे, तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहाँ आए होंगे, मेरठ से यहाँ आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहाँ आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे और मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया और आप गोरखपुर में आए हैं, तो हमारे गोरखपुर में मैं आप सबका, मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सबके लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। जो उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञों को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है। और स्वतंत्र भारत में इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो यह आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए शिक्षकों के सम्मान के साथ जुड़ गया। और आज इस दिवस के रूप में हम सब आज उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के सम्मान के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में भी, जनपदों में भी, स्कूल स्तर पर भी ये कार्यक्रम आज आयोजित हुए होंगे या हो रहे होंगे। भारत गुरु परंपरा को सम्मान देने वाला देश रहा है। हमने परंपराओं को सम्मान दिया है और गुरु कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े हों, तो पहले किसको मैं प्रणाम करूं?
तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। हमारे शास्त्र भी हमें कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य एक गुरु को रख करके इस पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने का, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आ सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञानवान हो सकता है। जिसके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी नहीं हो सकता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल डिग्री लेने से, सर्टिफिकेट लेने से ज्ञान नहीं आता है। लेकिन श्रद्धावान बनने के लिए हमें भी परिश्रम और साधना करनी होती है, कठिन मार्गों से चलना होता है। एक मूर्ति तब बनती है जब अब पत्थरों को हथौड़े की मार को सह सह करके उसको एक स्वरूप दिया जाता है। वो साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग कठिन होता है लेकिन सर्वोत्तम भी होता है। उसके फल अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं, और उस साधना से तपावा जो भी कार्य आगे बढ़ेगा उसके परिणाम उतने ही अच्छे भी दिखाई देंगे। और आज मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को आज यहां पे सम्मानित किया गया। 41 अलग अलग जनपदों से हैं, और माध्यमिक शिक्षा के 11 और 2 ऐसे भी विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के रूप में उन 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल 54 शिक्षकों का आज यहाँ पे एक साथ सम्मान हो रहा है, और ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं तो दोनों से कहूंगा, माध्यमिक से भी बेसिक से भी, कि जिन शिक्षकों को हम सम्मानित दे रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं या राज्य पुरस्कार से या मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित होते हैं, हम जब SCERT की पुस्तक बनाते हैं तो उसमें इनकी सेवाओं को, इनका सहयोग उसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह इनका जो अनुभव होगा, उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो उसमें सहायक होगा। और दूसरा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आगे से सुनिश्चित करें कि हमने इस समय शिक्षकों के चयन के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया है, और शिक्षा आयोग में बेसिक के भी, माध्यमिक के भी, उच्च शिक्षा के भी, और तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए शिक्षकों को आपने इसमें जोड़ने का काम किया है, तो उसमें इनका भी एक प्रतिनिधि इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों से ही लिया जाना चाहिए। इनके मानक और स्टैंडर्ड तय करिए, और इसमें इनोवेशन को जरूर जोड़िए। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे आप आसानी से अपने उस पाठ को बच्चे को सरलता के साथ समझा सके। आसान पद्धति को निकालना, उसके लिए निरंतर शोध करना, निरंतर प्रयास करना। एक शिक्षक अचानक शिक्षक नहीं होता, बन पाता है। उसके लिए इसके लिए प्रयास करना होता है, और ठीक बात है, उसको डिग्री लेनी होती है। डिग्री लेने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना होता है। उसको नए तरीके सोचने पड़ते हैं हर समय कि कैसे इस पाठ को मैं सरलता के साथ, इन सूत्रों को सरलता के साथ, इस अध्याय का सरलीकरण करके बहुत संक्षेप में, लेकिन उसको मैं पूरा उसका सार उस बच्चे को समझा सकूं।
पढ़ाने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पुस्तक खोल लें, पुस्तक की एक एक शब्द को वहां पे पढ़े जा रहे हैं। आपने बच्चों के सामने उसका सार बताया, बाकी तो उस बच्चे के मन में अक्षर ज्ञान अगर उसको है तो वह स्वयं भी पढ़ सकता है। उसके दिमाग में आना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है। बाकी अंदर तो सबको पता लगेगा ही क्या है। सरलता का सरल नियम उसके लिए तैयार करना, सरल सूत्र तैयार करना, सरल लोकोक्ति तैयार करना, सरल मुहावरे तैयार करना, सरल कविताएं तैयार करना, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से अगर उस पाठ के उस सूत्र को और सरल आप कर सकेंगे, उदाहरण देकर के अगर आप उसको और सरल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि एक आप उस क्लास के लिए और उस स्कूल के एक आदर्श शिक्षक बनने की एक प्राथमिक सीढ़ी को तो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक नई मंजिल भी तय की है। केवल स्कूल में शिक्षण और प्रशिक्षण का ही काम केवल हम अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को लेकर के ही नहीं जाएंगे, बल्कि वहां पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने की दिशा में कुछ नवाचार करने की आदत भी डालें। बहुत संभव है, बहुत आसानी से हो सकता है, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप देखते होंगे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके अपनाते हैं कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान झांसी की एक बेटी ने, जब लॉकडाउन था तो उसने अपने घर की छत में उन्होंने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, घर की छत, कहीं जाना नहीं था, घर में है, उन्होंने छोटी छोटी क्यारी बनाई और वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर दी। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तब तक स्ट्रॉबेरी तैयार थी, उन्होंने पैकिंग करके मार्केट में देना प्रारंभ कर दिया। आखिर ये भी तो किसी ने किया। आप देखते होंगे कि ड्रैगन फूड यहां यूपी में नहीं होता था, नाम ही ड्रैगन है, लेकिन सुल्तानपुर, मिर्जापुर और बाराबंकी में अन्य जनपदों के किसानों ने अपने यहां उगा करके इस कार्य को आगे बढ़ा दिया। बाराबंकी में एक किसान ऐसे हैं, जब मैंने उनको पद्म पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी योग्यता क्या है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने कहा 1 एकड़ में कितना आप पैदावार करते हैं, कितना आप इनकम कमा लेते हैं? उन्होंने कहा 1 एकड़ में मैं 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता हूं, इनकम होती मेरी, इतना उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई आपकी योग्यता क्या है? कहीं से आपने पीएचडी की होगी, कहीं से आपने पीजी की होगी, यूजी की डिग्री ली होगी। उन्होंने कहा मेरी योग्यता है 10वीं फेल। 10वीं में फेल हो गया था, आगे पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने कहा खेती बाड़ी में ही हाथ आजमाऊं। लेकिन मैं बैठा कभी नहीं था, मेहनत करता था, नए तरीके अपनाता था। और परिणाम क्या है कि उन्होंने अपनी मेहनत से पद्म पुरस्कार भी प्राप्त किया और खेती के उत्कृष्टतम तरीके, केवल धान गेहूं की खेती नहीं, सब्जी की खेती कैसे हो सकती है, फूलों की खेती कैसे हो सकती है, कैसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है, कम लागत में अच्छी उत्पादन, खेती को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करते हुए कैसे हम लोग इसको नेचुरल फार्मिंग के रूप में बदल सकते हैं, इसको करने के दिशा में जो प्रयास किए हैं, आज समाज उन्हें सम्मान देता है। पूरे गांव की तकदीर उन्होंने बदल दी है।
एक व्यक्ति कुछ करता है, पूरे गांव की तकदीर बदलती है। और मुझे लगता है कि आप तो देश के भविष्य के निर्माता हैं, आप तो देश के भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए इनोवेशन की तरफ ध्यान देना, कोई नया कार्य नए तरीके से करना अच्छा लगना चाहिए, और इसकी शुरुआत होनी चाहिए विद्यालय के वातावरण से। एक शिक्षक के रूप में दिखना चाहिए, लगना चाहिए। स्कूल में जाता है तो वो गरिमा झलकनी चाहिए, कुछ अंतर दिखना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति समाज के मन में स्वतः स्फूर्त भाव है, स्वतः स्फूर्त भाव होना चाहिए। एक शिक्षक समाज का और राष्ट्र का निर्माता है, वह देता है, और उसको उस भूमिका में अपने आप को तैयार करना, उसका व्यक्तित्व भी और उसका कृतित्व भी उस प्रकार से झलकना चाहिए। एक शिक्षक ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं हो सकता और नहीं बनना चाहिए। शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है, और मुझे लगता है जब भी आप अपने आप को ट्रेड यूनियन बनाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने सम्मान के साथ स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी मांग को रखना लोकतांत्रिक तरीके से, अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। आज तो डिजिटल माध्यम है, आप सीधे उसके लिए मेल करिए, आप डिजिटल माध्यम से अपने मैसेज भेजिए, आप अपना ज्ञापन समय आने पर 2, 4, 5 लोगों को भेज करके मुख्यमंत्री के पास, संबंधित विभाग के मंत्री के पास, संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के पास भेजिए, या जनपद के अपने अधिकारियों को भेजिए, और एक ज्ञापन वहां पे जाए, किसी को कानो कान खबर भी ना लगे, लेकिन आपकी मांग भी पहुंच गई। और मुद्दों को लिखिए बड़ी सरलता के साथ, हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिए, आपकी हैंड राइटिंग उसको आकर्षित कर देगी, बता देगी, मैसेज आपका वहीं से चला जाएगा। और भेजिए कि ये चीजें हैं, अगर इसमें भी सरकार विचार कर सकती तो क्या जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो ज्ञापन आदेश होगा, आपका वह ज्ञापन भीख नहीं होगी। और शिक्षक को आज के समय में इस प्रकार की भीख मांगना अच्छा नहीं, और आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में एक नए प्रयास की शुरुआत की जाने की आवश्यकता है। विद्यालय का वातावरण आध्यात्मिक लगे कि हां ये विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मुझे याद है, चाहे मंच हो, चाहे यहां या ऊपर बैठे हुए जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि इस सब के निर्माण में किसी न किसी शिक्षक का योगदान है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से टपक के आ गया है, किसी न किसी शिक्षक ने बनाया होगा, शिक्षकों का योगदान होगा, तो वो बना है, तब उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, तब आगे कुछ कर पा रहा है। लेकिन हम लोगों को उसके लिए देखना होगा कि क्यों शिक्षा जगत को आज शंका और संशय की निगाहों से देखा जा रहा है, और एक नई चुनौती हम सबके सामने क्यों खड़ी हुई है, और एक नई प्रतिस्पर्धा के इस युग में जब हम खड़े हैं। याद करिए, आज से 30 साल 35 साल पहले हमारे जितने भी राजकीय इंटर कॉलेजेस हुआ करते थे, ये प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। आज उनका स्थान पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल ने ले लिया। आज अभिभावक पहली प्राथमिकता क्या रखता, अगर उसके पास क्षमता है पैसे खर्च करने की, तो वह यहां की बजाय वहां भेजने का प्रयास करता है। क्यों? जहां पे शिक्षकों ने उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उस गरिमा को बनाए रखते हुए वहां को उत्कृष्ट माहौल पर आध्यात्मिक वातावरण को बनाया है, वहां आज भी छात्रों की संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन जहां पर नहीं बना पाए, वहां पे निरंतर गिरावट आई है। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन छात्रों की संख्या कम हो रही है। एक चुनौती हमारे सामने है, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत
वहां के आध्यात्मिक वातावरण से होना चाहिए। विद्यालय जब खुले, मॉर्निंग असेंबली हो, वहां पर हम उस प्रकार विद्यालय में एक श्रमदान की व्यवस्था हो, क्या शिक्षक और छात्र मिलकर के वहां के वातावरण को इस प्रकार का बनाने में योगदान कर सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भरता झलकनी चाहिए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या हम इस प्रदेश और देश के पार्ट नहीं हैं? क्या हमें अपने विद्यालय को आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य के दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? ठीक बात है, सरकार के द्वारा संचालित, सरकार के द्वारा जिन विद्यालयों को ऐड दिए जा रहे हैं उन विद्यालयों में वेतन की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए वहां पेड़ लगाने हैं, फूल पत्ती लगानी है, वहां को साफ और सुंदर रखना है, इसको बनाने में तो हम सब मिलकर के योगदान दे सकते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड है, इन सबका मदद लेकर के और विद्यालय के छात्रों की मदद लेकर के, अभिभावकों की मदद लेकर के हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। समय पे स्कूल आना, समय पे स्कूल, जब समय स्कूल बंद होता है, जब प्रत्येक छात्र चला जाता है वापस, इसके बाद विद्यालय के अगले दिन की कार्य योजना के साथ प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करने के बाद तब सभी शिक्षक फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करें, कितना अच्छा मैसेज होगा। अलग अलग समय में अभिभावकों के साथ भी एक संवाद का कार्यक्रम हो, हम अभिभावकों के साथ संवाद बनाएं। कभी हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है उस मॉर्निंग असेंबली में हम समाज के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्तित्व को बुला करके उनके विषय के बारे में 5 से 10 मिनट का एक उद्बोधन का कार्यक्रम रखवा सकते हैं। हम प्रतिदिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता का या रामचरितमानस का या किसी उत्कृष्ट कृति का 5 मिनट का उद्बोधन का कार्यक्रम वहां रखवा सकते हैं, जो छात्रों के लिए रुचिकर भी हो और उनके आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी वह सहायक हो सकता हो। कितना अच्छा लगेगा। और जो कुछ भी आप वहां बताएंगे, याद रखना जीवन भर उस बच्चे के मनोमस्तिष्क पर वो बातें छाई रहेंगी और वह उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेगा। लेकिन जब हम भी ट्रेड यूनियन की तरह आचरण करेंगे और हम भी वही नारा लगाएंगे कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो मुझे लगता है हम सम्मान के पात्र नहीं बन पाएंगे। हमें उस प्रवृत्ति से उभरना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के अपने प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, जिन्होंने शिक्षा विभाग के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा करके कुछ नए कार्य किए। मैं नीति आयोग की बैठक में 2019 में गया था, 19-20 में गया था। हर वर्ष होती है, लेकिन जब मैंने वहां के प्रकाशन को देखा तो इनोवेशन में मैंने देखा उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या था, और मैंने देखा कि पूरे देश के अंदर उत्कृष्टतम कार्यों में था आपका ऑपरेशन कायाकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे 2017 में लागू किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। 1,36,000 से अधिक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हुई। विद्यालय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, छात्राओं की संख्या बढ़ी। ये गति तेजी के साथ आगे बढ़ी थी। बीच में 2-3 वर्ष का कालखंड कोरोना जैसी महामारी के कारण थोड़ा बाधित हुआ। इस शिक्षा के लिए, खासतौर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत खराब समय था। लेकिन उस दौरान, उससे पहले जो कार्य प्रारंभ हुआ, स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प, एक बेहतरीन प्रयास था। और उस प्रयास में हमने देखा कि ज्यादातर विद्यालयों में फ्लोरिंग का काम,
रंग रोगन का काम, डिजिटल लाइब्रेरी का काम, पुस्तकालय बने, वहां की लैब्स बनी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बने, पेयजल की व्यवस्था हुई, कुछ अच्छे कार्य वहां दिखाई दे और होड़ लगी फिर सीएसआर से उन पे सहयोग करने की। और फिर कोरोना कालखंड में आसानी से तकनीक का उपयोग करते हुए भी हम अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में भी तमाम जगहों पर नए नए प्रयास प्रारंभ हुए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा परिषद का ऑपरेशन कायाकल्प भारत के नीति आयोग के इनोवेशन का एक पार्ट बना और पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ कि देखो यूपी ने जैसे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अभियान को आगे बढ़ाया है, ऐसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहूंगा एक बार यहां पे जितने भी हमारे शिक्षक आए हैं, मुझे लगता है कि इस शिक्षक पुरस्कार की हर जनपद के एक शिक्षक को, कम से कम एक शिक्षक को तो प्राप्त होना ही चाहिए, जरूर मिलना चाहिए और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसमें कराई जानी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से एक ही प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में हमारी पहल कहां पे हम अच्छा कर सकते हैं। आज पीएम श्री विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अभी गत वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। पहले चरण में केवल 18 विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। ये हैं बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए, और कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया था उन बच्चों के लिए। यह है अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय 18 प्रारंभ हो चुके हैं। बाकी 57 जनपदों में नए आवासीय विद्यालय खोलने की तैयारी हमारी आवासीय नहीं, वहां डे स्कूल खुलेंगे। लेकिन स्कूल और शिक्षा का मॉडल भविष्य में क्या होगा, अगर हमें प्रतिस्पर्धा में बना रहना है तो वह एक मॉडल हो सकता है जो उसमें दिखाया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत एससीईआरटी से भी होनी चाहिए। पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की टीम एज एडवाइजर वहां सहयोग करे, उनके साथ जोड़ा जाए। आगे के कार्यक्रमों में भी उन शिक्षकों को हमें लेना चाहिए जो शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हों या फिर पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हो। इनोवेशन के लिए भी हमें स्कूल को परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही नहीं जोड़ना है। पाठ्यक्रम तो हो, पाठ्यक्रम के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी केंद्र हमारा स्कूल बने, यह भी हम इसके साथ जोड़ें। मुझे लगता है बहुत कुछ संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि आप जिन छात्रों को पढ़ाएंगे वही नेतृत्वकर्ता बनेगा, वही जाएगा। किसान बनना चाहता है तो उत्कृष्टतम किसान बने, आदर्श किसान बने, प्रगतिशील किसान बने। राजनेता बनना चाहता है तो आदर्श राजनेता बने। शिक्षक बनना चाहता है तो आदर्श शिक्षक बने। अगर वह चिकित्सक बनना चाहता तो आदर्श चिकित्सक बने। अधिवक्ता बनना चाहता तो आदर्श अधिवक्ता बने। अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य करने वाली पीढ़ी हमें तैयार करनी पड़ेगी और उत्कृष्टतम पीढ़ी तैयार करने का दायित्व आप सबके ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको 2047 में विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ा है। विकसित भारत ये केवल मोदी जी का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या किसी पार्टी विशेष का संकल्प नहीं है। ये भारत का संकल्प है, 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है। क्योंकि अगर हमारा देश विकसित होगा तो विकसित भारत दुनिया को नेतृत्व देगा। विकसित भारत 140 करोड़ लोगों की
या उस समय भारत की जो आबादी होगी उनके चेहरे पर खुशहाली लाएगा। ये विकसित भारत देश के अंदर की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, विकास की बुनियादी सुविधाओं से देश को आच्छादित करेगा। लेकिन इसकी शुरुआत तो नागरिक कर्तव्यों से होती है। हम अक्सर देखते हैं, हम में से हर व्यक्ति किसी से भी बात करिए, वो कहता है साहब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। और जब उनकी पूरी बात सुन लो तो फिर उनसे पूछो कि भाई आपने क्या किया, तो मौन हो जाता है, कहता साहब तो भूल गया था मैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य के बीच में जब कोई बात चले है, अब समय आ गया है, हमें कर्तव्यों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा नागरिक कर्तव्य ये है और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए उन कर्तव्यों की तरफ ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परिणाम आएंगे। अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे, हमारा देश खुशहाल होगा, सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, तो आपके अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। वो तो आपको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिलने चाहिए। याद रखना, भीख मांग करके दान नहीं दिया जाता है, पुरुषार्थ से संचित जो भी इनकम होती है उसी से व्यक्ति दान भी देता है और उसी के अभियान को आगे बढ़ा सकता है, और हमें उसी के साथ अपने आप को जोड़ना है। हम परिश्रमी बने, पुरुषार्थी बने, समाज को उस मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करें, अपने कर्तव्यों के प्रति लोगों को आग्रही बनाएं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मेरी आप सभी गुरुजनों से इस बारे में अपील होगी कि राष्ट्र के निर्माता के रूप में आप अपनी भूमिका को एक बार फिर से उसका मूल्यांकन जरूर करते हुए आगे बढ़िए। अपने विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, अभी से तैयारी होनी चाहिए। 2047 में हम कैसा भारत चाहते हैं। हम जानते हैं 2047 में से हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं कहां रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, लेकिन यह देश रहेगा। उस समय आपके कार्यों का मूल्यांकन उस समय की पीढ़ी कर रही होगी और उस समय की पीढ़ी आपके कार्यों का मूल्यांकन आपके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए करेगी। इस रूप में हमें अपने आप को तैयार करना है और अब से शुरुआत हुई जो पहल होगी, इसके परिणाम 2047 में हमें प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर 54 शिक्षकों को आज यहाँ पे राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री पुरस्कार से, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की जो पहल की है। और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष अलग अलग जगह ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। गोरखपुर हो गया, कभी मेरठ में भी कर लीजिए, कभी झांसी की तरफ और कभी प्रयागराज की ओर भी आप करें, वाराणसी में भी करें, अयोध्या में भी करें। अलग अलग राज्य के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल होगी और वहाँ के भी शिक्षकों को उसके साथ जुड़ने और नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एक नया बल उससे प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से जिन शिक्षकों को आज यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है, बेसिक के भी और माध्यमिक के भी, उन सबका हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि बेसिक भी और माध्यमिक भी इन 54 शिक्षकों ने किस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है उसकी एक अच्छी वो तैयार करते हुए और फिर उसको सभी विद्यालयों में सर्कुलेट जरूर करवाएं कि देखो फलाने शिक्षक ने ये एक अच्छे काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे, फलाने ने ये काम किए थे और इन कार्यों के कारण हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है। ऐसे ही माध्यमिक में भी, ऐसे ही जो स्ववित्त पोषित विद्यालयों के हैं, हम सबको अपने साथ जोड़े, स्ववित्त पोषित हो या वित्त पोषित, यहां गवर्नमेंट से जुड़े हुए, उन सबको अगर हम जोड़ करके कार्य करेंगे और अच्छे कार्यों की, जैसे आप लोगों ने शिक्षकों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है,
किस क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है, या कोई इनोवेशन है या कोई अन्य पद्धति है, इसके बारे में भी अगर हम उसके बारे में बता पाएंगे तो वह मुझे लगता है कि अन्य विद्यालयों को भी हो सकता है कि उन्होंने भी और अच्छा किया हो, तो अगली बार उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को हम इस सम्मान के साथ जोड़ सकेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में सीएम इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों